रामपुर नाम के गांव में शारदा नाम की एक वयस्क महिला रहती थी। उसके बेटे का नाम था रमेश और बहू का नाम था अनामिका। बेटे की शादी के बाद घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। ये देख के शारदा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने ही परिवार में बेटा बहू खुश नहीं है, ये देखकर शारदा बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन रमेश कहता है, अरे जब देखो तुम टीवी देखते रहती हो। तुम्हारा पति घर लौटा है, खाने के लिए पूछो, हालचाल पूछो, उल्टा तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दिन भर काम करती हूँ दासी की तरह। क्या हो गया अगर थोड़ी देर टीवी देख ही लिया तो? आपके पैसे डूब गए क्या? आपकी माँ कहाँ है? आपकी माँ दिन भर खाली बैठी रहती है। आप उन्हें खाना देने के लिए कह दीजिए। सांसें रोक के बस मेरे पे चिल्लाते हो। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तुम्हें बस यही कहना आता है, तुम्हें तो अकल भी नहीं है। तुम मुझे कह रहे हो मैं अपनी बुजुर्ग माँ से काम करवाओ? तुम्हें करने को कहना कोई पाप नहीं है। ऐसा कहकर रमेश ने अनामिका को जोर से एक थप्पड़ लगाया। झगड़े की चिल्लम चिल्ली शारदा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहाँ से चली गई। शारदा अपने बेटे बहू के बारे में सोच सोच के चलने लगी। वो अपने ही ख्यालों में चली जा रही थी। तब तक एक वाहन आके शारदा को धक्का मार के चला जाता है। एक्सीडेंट से शारदा के दोनों पैर टूट जाते हैं। उसे लगता है कि अब वो अपने बेटे बहू पर बोझ बन चुकी है। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है। माँ, अपने पैरों को लेकर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा सब। आज से तुम्हें घर पे रहकर अपनी माँ का सारा सेवा करते रहो। उनका देखभाल करना, घर का सारा काम काज करना। मैं इतना काम तो नहीं कर सकती हूँ। ऊपर से अब आपकी माँ भी एक जुड़ गई है। कौन कहा था उन्हें बाहर जाने के लिए और अपने पैरों को तुड़वा के घर पे बैठ जाने के लिए इस तरह? अगर वो मंदिर के पास जाके बैठती ना तो लोग जाके भीख भी दे देते। छी, इंसान है कि क्या, थोड़ी भी अकल नहीं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश का गुस्सा बढ़ जाता है और गुस्से में आके वो अनामिका को एक जोर से थप्पड़ लगाता है। तुमने क्या कहा? तुम मेरे सामने मेरी माँ के बारे में इतना कहोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तो मैंने तुम्हारी माँ के बारे में कहा तो तुम्हारे सिंग निकल आए। तुम मुझे नहीं जानते, मैं मायके चली जाऊंगी। मैं यहाँ पे नौकरानी की तरह काम नहीं कर सकती हूँ। फिर से बेटा बहू को इस तरह से लड़ाई करते हुए देखकर शारदा का दिल बहुत उदास हो जाता है। वो दुखी होकर मन ही मन बहुत रोने लगती है। उसे लगता है कि वो घर पे अब बोझ बन के रह गई है। ये सोचकर उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शारदा के पैर टूटे होने के बावजूद वो अपना सारा काम करती है। उसकी बहू उसे सहायता नहीं करती और शारदा नहीं चाहती थी अपने बेटे को परेशान करे, इसीलिए अपना काम वो खुद करती थी। तभी एक दिन उनके घर एक सन्यासी आते हैं। स्वामी जी के सामने शारदा अपनी दिल की बात सब उन्हें बताती है। स्वामी जी, मैं बहुत उदास हूँ। हर दिन मेरा बेटा और बहू लड़ते हैं, पर मैं उन दोनों को रोक ही नहीं पाती कैसे भी। घर में बिल्कुल सुख शांति नहीं है स्वामी जी। मेरी जिंदगी तो कुत्तों के तरह हो गई है। मेरे परिवार को बदलने वाला कोई नहीं। ईश्वर भी हम पर दया नहीं कर रहे हैं। शारदा की ऐसी बातें सुन के स्वामी जी गहराई में सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद वो शारदा पे गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। इसकी वजह तुम ही हो। तुम ही इन सभी झगड़ों का जड़ हो। मैंने क्या किया स्वामी जी? क्या मैं अपने हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर दूं? आप ही बताइए स्वामी जी। अतीत में अपने परिवार की भलाई के लिए, अतीत में तुमने अपने परिवार के भलाई के बारे में सोचा था और किसी देवी के समीप प्रसाद चढ़ाऊंगी कहा था, पर तुमने वादा नहीं रखा और भूल गई, जिस बात का तुम्हें ख्याल ही नहीं है। और इसे भूल जाने की वजह से आज तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। जब भी तुम अपनी देवी को ये प्रसाद चढ़ाओगी, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जल्दी उन प्रसाद को हिमालय देवी को अर्पित करके आओ, देखना सब ठीक होगा। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। स्वामी जी के ऐसे कहते ही शारदा को याद आता है कि उसने देवी को अर्पण करने की बात कही थी। वो रेंगते हुए पूजा कक्षा में जाती है। वो देखती है उस कमरे में देवी के लिए चढ़ावा रखा हुआ है। कैसे भी करके मुझे ये भेंट देवी माँ को चढ़ाना ही होगा। कुछ भी हो जाए, मुझे देवी माँ तक पहुँचना होगा इन भेंटों को लेकर। अब तो मेरे दोनों पैर भी नहीं है, लेकिन कैसे भी हो मुझे जाना ही होगा। इस बारे में मुझे अपने बेटे से कहना होगा। उससे पैसे लेके कल ही जाऊंगी। जब सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे, शारदा को लगा यही सही वक्त है बात करने का। बेटा, कई साल पहले मैं अपने घर के शांति के लिए देवी माँ से मन्नत मांगी थी। अभी तक मैंने उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाया,
इसीलिए हमारे घर में इतनी परेशानी हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं कल ही मंदिर जाऊंगी। ठीक है माँ, कब तुम जाना चाहती हो? सोच रही हूँ कल ही जाऊं, पर जाने और वापस आने के लिए मुझे 10,000 रुपए लगेंगे। तुम अगर पैसे दे दो तो मैं जल्दी से जा सकती हूँ। अरे बाप रे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पेड़ में उगते हैं क्या पैसे? तुम एकदम ज्यादा मत बोलो। तुम जब भी बोलती हो तभी कुछ गड़बड़ होता है। हजारों हजार रुपए पैसे बर्बाद होंगे और मैं कुछ ना बोलूं? जो भी मेरे घर को बर्बाद करेगा मैं जरूर बोलूंगी। यही मेरी जिंदगी है। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ और अंदर जाओ। जब उन दोनों में बातें हो रही थी, शारदा अंदर चली जाती है। वो बहुत सोचती है और देवी माँ को चढ़ावा चढ़ाने निकल जाती है। जो कुछ पैसे उसके पास थे वही लेके वो रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। फिर वो ट्रेन में सवार होके मंदिर तक पहुँच जाती है। पर मंदिर तक पहुँचने के लिए उसे और पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो भीख मांगने लगती है। शारदा के दोनों पैर टूटे हुए देखकर लोग उन्हें सहायता करने के लिए पैसे देते हैं। उन्हीं पैसों से कैसे भी करके वो मंदिर तक पहुंचती है और ईश्वर को भेंट चढ़ाती है। वो घर लौट के नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वहीं रहने की परियोजना करती है। कुछ दिनों तक वो वहीं रहती है। एक दिन उसे एक बैग में भरे हुए हीरे मिलते हैं। वो बैग देखकर शारदा बहुत खुश होती है। फिर बाद में वो सोचती है कैसे भी करके उस हीरे के बैग को वो अपने बेटे को लाकर देगी। इसीलिए वो घर के लिए रवाना हो जाती है। शारदा को हीरे के बैग के साथ घर लौटते देख अनामिका बहुत खुश होती है। सासू माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। आपके जाने के बाद मुझे समझ में आया घर में बड़े नहीं होने से कैसा लगता है। मैं गर्भवती हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आपसे मैं ख्याल रखूंगी ताकि आज के बाद आपको कोई परेशानी ना हो। सासू माँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ये सब देवी माँ का मन्नत का असर है। मैं चाहती हूँ उनका आशीर्वाद सदा बने रहे। माँ, तुम्हारी बहू अब बदल चुकी है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम खुशी खुशी यहीं रहो माँ। शारदा के लाए हीरो की वजह से रमेश करोड़पति बन जाता है। रमेश अपनी माँ और पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है और सास बहू भी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुभाष नाम का एक लॉरी ड्राइवर कमलापुर गांव में रहा करता था। उसकी बेटी का नाम था अनामिका, जिसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। बचपन से ही अनामिका अपने पिताजी के साथ गाड़ी चलाते समय भाग लिया करती थी। धीरे धीरे अनामिका की शादी की उम्र हो जाती है। एक दिन जब सुभाष गाड़ी चलाने के लिए कहीं जा रहे थे, पिताजी, आज मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं आपके साथ ड्राइविंग पे जाऊंगी। वैसे भी काफी समय हो गया आपके साथ मैं ड्राइविंग नहीं की। बेटा अनामिका, अब तुम बड़ी हो गई हो। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया मेरे साथ गाड़ी चलाते हुए, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, जल्दी ही मैं तुम्हारा हाथ पीला कर दूंगा। ओहो पिताजी, लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर आप मुझे ड्राइविंग नहीं करने देंगे क्या? थोड़ा समझदार बनो बेटा। ऐसा कहकर सुभाष चले जाते हैं। अनामिका पिता का सम्मान करते हुए चुपचाप घर पे ही रह जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर सुभाष अनामिका की शादी रमेश के साथ करवा देते हैं। सुभाष ने अपनी पूरी जिंदगी का कमाई अनामिका के बैंक के खाते में जमा करवा के उन दोनों को उपहार स्वरूप देते हैं। रमेश मध्यम वर्ग परिवार से था। अनामिका की सासू माँ का नाम था शारदा। शारदा अक्सर अपने कटु शब्दों से अनामिका को ताने मारा करती थी, पर अनामिका ने शारदा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और अकेले ही घर का सारा ख्याल रखती थी। शारदा दिन भर बैठी रहती थी और खाती रहती थी। अरे अनामिका, इस तरह से दिन भर घर पे नहीं बैठ के तुम भी तो बाहर जाके कुछ काम धाम कर सकती हो। मेरा बेटा कितनी मेहनत करके पैसे कमा रहा है और तुम कैसे बैठ बैठ के खा सकती हो। सासू माँ, मैं घर पे बैठी नहीं रहती हूँ, घर का सारा काम करने में बहुत वक्त गुजर जाता है सासू माँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कितना काम करती हो घर पे। तुम्हारे पिताजी ने जो थोड़े पैसे बैंक में दिए थे तुम्हारे नाम पे, वही लाके दे दो, कुछ तो खर्च निकलेगा। आपके बेटे को आने दीजिए, पूछूंगी, अगर वो हाँ कहते हैं तो दे दूंगी। ये बोलकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त रमेश काम से लौट आता है। अजी, आपकी माँ कहती है कि मैं दिन भर घर पे बैठी रहती हूँ, तो मुझे कुछ नौकरी वोकरी करनी चाहिए। साथ ही कह रही थी बैंक में जो मेरे नाम में पैसे है वो ले आने के लिए। मैंने कहा मैं आपसे पूछ के बताऊंगी। बाहर में नौकरी करना इतना आसान नहीं है और आजकल जमाना भी अच्छा नहीं है। तुम घर पे रह के घर ही का ख्याल रखो। उनकी आदत है कहने का, बस ये सब सुनने की जरूरत नहीं है।
रमेश इस तरह से कहता है। इसी तरह दिन निकलते रहते हैं। एक दिन जब रमेश ऑफिस चला जाता है, शारदा को अचानक से उसकी छाती पे दर्द होने लगता है। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है छाती में। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। शारदा इस तरह से चिल्ला चिल्ला के कहती है। शारदा की आवाज सुन के अनामिका भागते हुए उनके पास आती है। बाहर उसने देखा एक भी ऑटो आसपास नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर उसे दिखा एक मिनी बस वहीं पे खड़ी है। क्योंकि उसे ड्राइविंग आती थी, इसीलिए बिना झिझक के वो उस मिनी बस को अपने घर पे ले आती है और शारदा को उठा के वो उसे अस्पताल लेके चली जाती है। क्योंकि सही समय पर शारदा को अस्पताल ले गई थी वो, इसीलिए वो खतरे से बाहर आ जाती है। खबर मिलते ही रमेश भागते भागते अस्पताल पहुंचता है। अनामिका, मेरी माँ कैसी है अभी? डॉक्टर साहब ने कहा उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और अभी वो खतरे से बाहर है। सच में बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, तुमने मेरी माँ की जान बचा ली आज। पर तुमने कभी नहीं बताई मुझे कि तुम्हें ड्राइविंग भी आती है। हाँ, बचपन से ही मैं पिताजी के साथ रहती थी ना जब वो गाड़ी चलाते थे, इसीलिए मैंने भी ड्राइविंग सीख ली। पर ये कहने का कभी मौका नहीं मिला आपसे। कोई बात नहीं, जो होता है भले के लिए ही होता है। फिर वो तीनों शारदा को लेके अस्पताल से घर लौट जाते हैं। तब से शारदा भी अनामिका को कोई भी कटु वाक्य नहीं कहती थी। कुछ दिन निकल जाते हैं। कंपनी में बहुत ज्यादा रमेश के ऊपर काम का दबाव होने लगता है। उस कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनमें से रमेश भी एक था। इस बारे में रमेश अपने घर पे बताता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ इतना बुरा होगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं काम ढूंढने कहाँ जाऊं। ये सोच सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं इस घर को कैसे चलाऊंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत उदास होकर इस तरह से कहता है। उसकी बातें सुन के अनामिका कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोच के तरकीब जरूर निकालेंगे। वो बहुत देर तक सोचती रहती है। फिर उसे एक तरकीब आती है। अजी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, पर उसके लिए आप ना नहीं कहिएगा। अरे बताओ तो, वो क्या है? अजी, मेरे पिताजी ने जो पैसे दिए थे ना मेरे नाम पे बैंक में, उस पैसों से हम एक सेकेंड हैंड बस खरीद लेते हैं और उसे शहर और गांव के बीच चलाते हैं। इससे हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर हमें किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस बात के लिए ना मत कहिएगा। अनामिका इस तरह समझा के कहती है। रमेश उसकी बातों को काट नहीं पाता और तैयार हो जाता है। रमेश और अनामिका एक सेकेंड हैंड बस खरीदते हैं और उसे गांव में ले आते हैं। अनामिका बस चलाती है और रमेश पैसेंजर से पैसे कलेक्ट करने लगता है। अनामिका इस तरह से बस ड्राइवर बन जाती है। क्योंकि उस गांव में बस की कोई फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए वो कुछ ही दिनों में बहुत पैसे कमा लेते हैं। उस गांव में बस सेवा नहीं थी, इसीलिए बस सेवा शुरू होने के बाद से गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। अनामिका, रमेश बहुत अच्छा काम करते हैं और दोनों बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं।